दोस्तों, प्रभा चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरी सीरीज गुनाहों के देवता का चौथा भाग है। अभी तक आपने सुना सुधा और उसकी दोस्त गेसु कॉलेज में बहुत सी बातें करती है। घर आने पर सुधा चंदर से नाराज होती है। फिर सुधा चंदर के लिए नानखटाई छुपा कर लाती है, जिससे उसकी साड़ी गंदी हो जाती है। चंदर उसे गंदी कहकर चिढ़ाता है और सुधा कमरे से बाहर चली जाती है। अब आगे चंदर चुपचाप बैठा चार्ट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था। फिर उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती है, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी, यह इन लोगों की विशेषता होती है। सारी दुनिया के प्रति गंभीर और उच्छृंखल होने पर भी जो चीजें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती हैं, उनके प्रति उनकी अगंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिखने पर भी वह अंतरतम से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से। वह खदर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा। और वह भी जानता था कि अस्त्र शास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है। और उसने निश्चय किया था कि वह अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब वह बैठकर कानपुर के मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना करियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदर ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेजों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बसिंदे को अमानुषिकता से लूटा, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं। वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की जरूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज कैसे अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वह यह भी समझता था कि वह जिस तरह की दुनिया का सपना देखता
वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती है। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा। किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था। और वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है, चूँकि अपने में भी वह सत्य की वही चिंगारी पाता था। इसलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था। और काम तो वह अपना इस तरह करता था जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो। लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुमार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों में खराबी है। थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती। अगर वे आवश्यक न हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जरा सी आज़ादी अगर मिली है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे ऐसी बात नहीं, हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला, रोटी बेटी की कैद थी, रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई, अब बेटी की कैद भी। ब्याह शादियां भी 2-1 पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता। और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज है तो एक जात की लड़की दूसरी जात में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। और फिर बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की एक लड़की और ब्राह्मण का अध्ययन व्यक्ति का लड़का, इनकी संतान ना इधर विकास कर सकती है ना उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जात के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों ना विवाह की इजाजत दी जाए? ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा ही।
मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर, क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज को असफल होते ही देखा है। बोलो है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, लेकिन प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम ना होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे, चंदर ने बहुत साहस करके कहा। ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं। समाज शास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, है निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो, अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु। प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने के बाद ही जरा देर बाद पापा आए और खाना खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झेलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथों से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना करना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओगे पापा? डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देखो तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख। सुधा बोली, क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही है। बुआ आ रही है और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। आहा, अब तो बिनती 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, अब बिनती को बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तो तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस पढ़ेंगे, एफए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो, बातें तो सुनो इसकी। ला 2 नान खटाई और दे, शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयाँ हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयाँ रखकर पंखा झेलना शुरू की। इतने में फिर नान खटाइयाँ खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयाँ तुझसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ब्याह नहीं करूँगा यह तो कह दिया, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा यह मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा चलो, और महाराजिन ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के बर्रानी जात है। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल की बातें सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आया था कल। गेसु कितनी अच्छी लड़की। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो।
इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है, सुधा नहीं सुन पाएगी। और गेसू ने भी कितना बुरा माना होगा, और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतर विरोध करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहाँ चंदर के बहुत से दोस्त भी आए थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा, और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दोगुना सुधा पर रौब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है, और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें भूल गए। अब आज ही देखो सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक तो सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, ना नींद आएगी, ना किसी में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा। इम्तिहान को थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवा पोइट्री के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई, और 3 बजे जब गेसू आई तो सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोसिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, और खास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिकता के फूलों को मात करती थी, और थी इतनी गोरी कुदकारी की कहीं दबा दो तो फूल खिल जाएं। मूंगिया ओंठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था, और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों की बनी हो। गेसू आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोसिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसू ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया। उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुला रही थी रानी 2 बजे? जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसू ने वहाँ में चुटकी काटते हुए पूछा। उफ ओहो, सुधा वहाँ झटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसू बोली, या सनम जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ अख्तर मियाँ की चोटी बांधकर नचाना उन्हें। अभी से बेताब क्यों हुई जाती है? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ। चोटी ना सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा करे, मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ? बताऊँ कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसू सुनो, इसी मंगल। नहीं नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब आऊंगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूं? अभी कामनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। गेसू मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसू की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। हाँ, अब तू भी उर्दू शायरी करने लगी? गेसू ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लगा, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज ना लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा। गेसू ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे ये वो गुड़ नहीं कि चींटी खाएं। देखूंगी और देखूंगी क्या, देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितना लड़ती झगड़ती थी, और अब इतना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू।
और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। दत्त पगली कहेंगी, सुधा ने गेसु के एक हल्की सी चमक मारकर कहा। ये सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के कुछ नहीं सिखाते सुधा रानी। बिल्कुल सच सच, क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने कुछ गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छिपाया, ना शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी किसी से कोई बात होती तो तुझसे छिपी ना रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ, मैंने तो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं। यह सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही बात कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे अच्छी लगती हैं। किड्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है, लेकिन वह महज किताब का असर होता है। महज किताब का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरे नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं, इसमें मन को जांचने की क्या बात है। ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद हमें नहीं मालूम होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे साबिका पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, ये खुद हमें नहीं पता लगता। मालूम तब होता है जब इसके कदम पर हमने सिर रखा है, वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सर तो किसी और के कदमों पर रखा हुआ था और उनके सारे आराम से सोते हुए हम सपने देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका कि नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देख कि नाजुक असहार तेरे दिल को छू लेते हैं। जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छुपाया है, कौन जानता तेरे दिल ने खुद तुझसे यह राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली। लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू कभी इस दर्द को मोल ना लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी उसका इलाज। मुझसे पूछकर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है? बांट ले अपने पराये दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुवार है, तू इन तकलीफों के लिए नहीं बनी मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। तन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखते हुए कहा, ओह, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतजार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है आजकल। वही तू सबको समझाती है। इंतजार इंतजार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेके आएंगे। अब इम्तिहान कितना नजदीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ, क्या पढ़ाई हुई है? असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर पर पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा तो यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना किया था, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ, अच्छा जाने दे, पूछो ना। नहीं पूछना? नहीं पूछना क्या? खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है। आधा घंटा हो गया, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम बिनती को लेकर आएंगे और हसरत से कह देना, तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम।
और गेसू की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं। एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर तो सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है। और घर में किससे वह कहे काम के लिए, खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि वह छोटी छोटी चीज के लिए मोहताज होकर बैठ जाती और काम नौकरों से भी करवा ले। पर अब मास्टर तो नौकरों से नहीं ढूंढवाया जा सकता, ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकते। और चंदर का यह हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया। काहे मुंह बना रही हो? 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिसरिया को जानती हो? वही आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे हैं। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन से पानी लेने लगा, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे चंदर से वह कितना ही ढीठ क्यों ना हो, पर चंदर गुस्सा रहता तब सुधा की रूह कांप उठती थी। उसकी हिम्मत ना पड़ती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेजपोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी से कुछ निकालने, लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाहें गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही, पता नहीं क्यों फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखते हुए जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर। क्या? बड़े भर्राए गले से चंदर बोला। इधर देखो। सुधा ने बहुत दुलार से कहा। क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा। अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर 2 बड़े बड़े मोती ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगते हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं मन क्यों बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन है पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धोकर आओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ बात क्या थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए तो एक ना एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर खाना खाने वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं। उनके साथ एक कोई साहब और हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम्हारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं?
प्रतापगढ़ में, लेकिन वो तो सौतेली हैं और वो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वह भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है मुझे। मैंने देखा कि जिसकी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं हुआ, सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तवालत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो। उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख लें, हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो ना चंदर, फिर यहीं रहना, हमें भी अकेला नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम नहीं समझती हो, जिंदगी निभानी है कि कोई गाय भैंस खरीदना है। चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह के भी कोई माने हैं, तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया चंदर? क्यों, बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली, क्यों, ये क्यों सोच रही थी? इसीलिए कि तुमने किया होता तो हमसे थोड़ी छिपाते, हमें जरूर बताते, और नहीं बताया तो समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह पूछा क्यों सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी, वह बोली, सुधा तुमने किसी से प्यार किया है? असल में वह अख्तर से प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तुमने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली, तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया है, क्योंकि तुम ही एक तो हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई भी होती हमने तो तुम्हें जरूर बता देते। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हों। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हों और तुम्हें मालूम हो। कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया। चंदर बोला, तो हमने प्यार व्यार नहीं किया। गेसु यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस, चाचा जी के नाराज हो जाने पर तुम इतना दुखी क्यों हो गए हो? हो जाने दो नाराज, पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते, तुमसे ज्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए विसरिया के यहाँ। विसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वह जरूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे यह पोर्टिगो में कौन है? चंदर ने देखा तो विसरिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, तब तक मैं कमरा साफ कर लूं। विसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया अपना चाट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते तो मत करो शादी, इससे उदास क्या होना। और कविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा, अच्छा बच्चा नहीं, बताओ तुम्हें मेरी कसम, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चाट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी भी सो रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर विसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देगी। विसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सुकचा सी गई। चंदर उठा और विसरिया को लेकर उसने अंदर बिठा दिया। विसरिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप,
अंत में चंदर बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उलटता कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय है? जी बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना झलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाहें गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद। ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पावर हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं? और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। चंदर ने डांटकर कहा, चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लगी। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमुआई ले रहे थे। जी आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्यों, मैं कुछ कह रहा था? ओहो, मैं सपना देख रहा था। कै बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा जाओ, उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो, उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कुछ कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजिन से कहे आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, चंदर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोली, पापा हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो या ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए? सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगरानी में रही, वैसे तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों, महाराजिन यहीं सोएंगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह में लगाते हुए कहा। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के द्वारा भेजें। मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।